मित्रों, मैं सतीश अग्रवाल एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके समक्ष अपनी लोकप्रिय हेल्थ विषयक धारावाहिक हेल्थ केयर के साथ। मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि हर वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य युवाओं की समस्याओं को सबके सामने लाकर उस पर उपयुक्त समाधान खोजना होता है। आज इस विषय पर मार्गदर्शन हेतु जिन विशेषज्ञ को हमने आमंत्रित किया है, बड़े हर्ष के साथ मैं आपका उनसे परिचय कराना चाहूंगा। आज हमारे बीच नागपुर के वरिष्ठ बालरोग चिकित्सक डॉक्टर राजीव जी मोहता उपस्थित है। सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर राजीव जी एडोलेसेंट एक्सपर्ट यानी किशोरावस्था के विशेषज्ञ माने जाते हैं और राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक हैं। अपने ओरेटरी स्किल्स के लिए पूरे भारतवर्ष में विख्यात हैं। सर, सीधे विषय की ओर मुड़ते हैं। और जैसे कि हम आज का युवा देखते हैं कि काफी तनावग्रस्त है, उसमें बहुत नकारात्मकता भरी हुई है कि जहां उसमें आत्मविश्वास का अभाव है, वही उसमें सेल्फ स्टीम या खुद की छवि के प्रति एक नकारात्मकता है। कहीं कोई चैलेंज को, आह्वान को स्वीकार करने पहले एक मन से इच्छा होती है कि नहीं, शायद कोई दूसरा कर ले तो ठीक हो। आप इसका कारण क्या मानते हैं, और विशेषकर समाज और पालकों के परिप्रेक्ष्य में? डॉक्टर सतीश जी अग्रवाल, नमस्कार। मेरे युवा मित्रों को अभिवादन करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में आपसे बातचीत करने का मौका मिला है और मौका आपकी वजह से मिला हुआ है। बड़ी खुशी है मुझे आपसे बातचीत करने में। अगले 15-20 मिनट हम बातचीत करेंगे आपके अपने बारे में और आज के परिवेश के बारे में। आज का परिवेश हमें क्या कहता है? आज का परिवेश हमें यह सिखाता है कि शायद हमें जो सोच है, जैसा डॉक्टर सतीश ने कहा कि नकारात्मकता ज्यादा भरी हुई है और बाकी की सोचों से हम बहुत परे हैं, बहुत दूर हैं। WHO ने कहा है कि युवा पीढ़ी की शुरुआत टीनेज से होती है, किशोरवयीन बच्चों से, यानी 9 साल से लेके तो आगे 25 साल तक जिसे हम कहेंगे उसे युवा कहेंगे। और अराउंड 50% पॉपुलेशन जो है, लोक संख्या जो है पूरे दुनिया की, वो युवा पीढ़ी में है। कम से कम हमारे देश के अंदर में इतने युवा हैं, करीबन 80 करोड़ के करीब युवा होंगे, 60 से 80 करोड़। तो ये जो हमारी आज एक धन है, इस धन को हमें सधन में बदलना है, और इसे बदलना कैसे है, इस बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। युवा पीढ़ी की सोच होती क्या है? युवा पीढ़ी बड़ी होशियार है, होनहार है, समझदार है। अगर वो सही दिशा में सोचे तो उनमें बहुत, उनके व्यक्तित्व में बहुत सारा निखार है। उन्हें एक ध्येय है, उद्देश्य है, और उसके साथ में वो सपना देखते हुए डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। पर इन्हीं के अंदर में कुछ जो है वो अपने स्थिति प्रिय लोग हैं। करीबन 20 से 25% युवा जो हैं वो स्थिति प्रज्ञ हैं, स्थिति प्रिय हैं। वो सोचते हैं कि मैं आलसी हूँ, कर रहा हूँ, हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, देखेंगे कल क्या होगा, कल के लिए सोचेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन, नेगेटिविटी, आगे की सोच के बारे में ना सोचना, शून्यता, ये सारे विचार उन लोगों के बीच में है। तो ये 80-20 का जो प्रोपोर्शन है, हमें ये 20% लोग जो नेगेटिव सोचते हैं उनको 80% जो पॉजिटिव सोचते हैं उनमें लाना है। आज हम सब ये कहते हैं कि युवा पीढ़ी आज की बिगड़ी हुई युवा पीढ़ी है, पर मैं कहूंगा आज की युवा पीढ़ी बिल्कुल भी बिगड़ी हुई नहीं है। आज की युवा पीढ़ी जो है सही दिशा में ले जा सकते हैं। ले जाने के लिए, सही दिशा देने के लिए एक सही परिवेश में उनका मानसिक गठन होना चाहिए, बंधन होना चाहिए, और वो चर्चा होती रहनी चाहिए जिसके अंदर उन्हें चर्चा का मौका मिले, बोलने का मौका मिले, और अपने आप को प्रकट करने का मौका मिले, समझाने का मौका मिले। अगर हम परिवार की बात करते हैं तो परिवार में सबसे पहले आता क्या है? परिवार में सबसे पहले आते हैं माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, बुआ मासी, चाचा चाची, सारा एक्सटेंडेड फैमिली। आज लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण हम 4 या 6 लोगों के बीच में एक छत के अंदर पिछले 4-5 महीनों से बंधे हुए हैं। परिवार हमें क्या सिखाता है? परिवार हमें ये सिखाता है कि हमें आगे बढ़ना है, आगे पढ़ना है। पर परिवार किस तरीके से सिखाता है? अगर हम माँ बाप की सोच लें तो कहेंगे कि मेरे बच्चे को 100 में से 100 मार्क ही मिलना चाहिए, ये अव्वल ही आना चाहिए, ये पहला ही आना चाहिए, जो करे इसके अंदर सक्षमता से करे, जो करे उसके लिए मैं सब देने को तैयार हूं, पर इसने अपने तरीके से करना चाहिए और मेरे सपनों को पूरा करना चाहिए। ध्यान से सुनिए, माता पिता कहते हैं मेरे सपनों को पूरा करना चाहिए। माता पिता अपना सपना बच्चों के सपनों के थ्रू देख रहे हैं और उन्हें बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि बच्चों के सपनों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब बच्चे सीखते कैसे हैं? अगर हम सीखने के 3 मार्ग होते हैं, एक होता है चिंतन और मनन, दूसरा होता है नकल,
और तीसरा होता है अनुकरण। हमारी सारी की सारी युवा पीढ़ी आज नकल कर रही है। नकल किसकी कर रही है? तो नकल कर रही है अमेरिका की, बाकी विदेशों की, बाकी देशों की, बाकी रहन सहन की, ब्रांडेड कपड़े पहनने की और उस तरीके से बिहेव करने की, सिक्स एप्स बनाने की, मोटरसाइकिल चलाने की, गाड़ी को मतलब फुल स्पीड में वॉल्यूम के अंदर गाड़ी चलाना और फुल वॉल्यूम के अंदर गाना सुनना, ये सारा अनुकरण कर रहे हैं हम। और अनुकरण किस तरीके से कर रहे हैं? हमें लगता है यही सही है और इस तरीके से कर रहे हैं। हम इनफैक्ट उनकी नकल कर रहे हैं और ना कि अनुकरण कर रहे हैं। तो नकल करते करते हम नकलची बन चुके हैं और हमारी अपनी सोच जो है ये हम कहीं खो गए। इस सोच को जगह पे लाने के लिए हमें माँ बाप और समाज ये दोनों के सोच में बदलाव लाना होगा। अब माँ बाप को ये समझे कि मेरा बच्चा मेरे बुढ़ापे की काठी और लाठी ना होके ये आने वाली युवा पीढ़ी आगे देश की, समाज की और पूरा विश्व जो आज एक ग्लोबल विलेज बना हुआ है, एक छोटा सा दायरे के अंदर सीमित हो चुका है, उस दायरे के अंदर में मेरा बेटा मेरी बेटी कहाँ के कहाँ जाएगी मालूम नहीं, इसे आगे बढ़ने का मौका मैंने देना चाहिए। ये सोच जिस दिन माँ बाप ले आएंगे, नकारात्मकता एक, दूसरा आगे न बढ़ने देने की प्रक्रिया तो नहीं होती है, पर डिमांड इतनी ज्यादा होती है कि वो डिमांड से ज्यादा कमांड में बदल जाते हैं और बच्चों की सोच खत्म हो जाती है। बच्चों का चिंतन मनन जो है इसको हमने एक स्थान देना चाहिए। खुद को उनको अपनी लय समझते आना चाहिए। लय यानी क्या? लय यानी ट्यून, लय यानी म्यूजिक, लय यानी क्या? बेसिकली हार्ट बीट होता है। हार्ट बीट अपने आप से टक टक चलता रहता है, वैसे ही नेचुरल एक लय होती है हर एक की अपनी लय, हर एक को पहचानते आना चाहिए। खुद को, एक युवा को ये समझना चाहिए कि मुझे क्या पसंद है, मैं किस तरीके से आगे क्या करना चाहूंगा। एक सोच नहीं रहते हुए 4-5 सोच हमारी अगर बन जाए और हम ये सोचें कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, ना कि एक अटकाव और एक बदलाव में न आने की परिस्थिति और ये कहूँ कि नहीं मैं रिजिड हो जाऊं और कहूँ कि नहीं मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, मुझे तो इंजीनियर ही बनना है, मुझे तो लॉ ही करना है, अगर ये नहीं मिला और मुझे 100 में से 100 मार्क नहीं मिले तो मेरी जिंदगी व्यर्थ हो गई, मेरे माँ बाप मेरे लिए क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा, दोस्त क्या सोचेंगे, मैं क्या करूंगा। ये सारी निगेटिविटी अगर उनके मन में आ गई तो आगे बढ़ने से वो अपने आप के पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं और आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो ये कुल्हाड़ी मारना हमें बंद करना होगा और उनकी लय उनको खुद को समझ के हमने ही उनकी लय समझनी चाहिए। कोई अगर गाना गाना जानता है, कोई डांस करना जानता है, पेंटिंग करना जानता है, म्यूजिक बनाना जानता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना जानता है, ये सारी सोचों के साथ में वो अपनी लय अगर पहचान ले तो पढ़ाई से लेके तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तक अपने आप को सक्षम बना पाएगा और उस मुकाम तक पहुंचा पाएगा जहां वो खुद जाना चाहता है। तो मैं संक्षेप में इस तरह समझ रहा हूँ कि जैसा आपका कहना है कि पालकों को अपने बच्चों की क्षमता और उनकी रुचि ये समझ लेनी चाहिए और उसी को उन्होंने प्रोत्साहित करना चाहिए, बजाय एक अपना एक ढांचा जो उनका सोचने का ढंग है कि मुझे डॉक्टर इंजीनियर किस तरह का प्रोफेशनली बनाना है, तो इस तरह से उन्होंने बच्चों की क्षमता और रुचि पहचानना, उसको प्रोत्साहित करना है। बिल्कुल बराबर समाप्त किया आपने सतीश भाई। इसको इसी तरीके से आगे हम बढ़ाते हैं तो शायद हमारे सोच में वो जो नेगेटिविटी आई हुई है कि मेरा बच्चा सही नहीं कर रहा है और मैं शायद अच्छा पेरेंट नहीं हूँ, मैं अच्छा पालक नहीं हूँ, तो मेरे मन में नेगेटिविटी, मेरे घर में नेगेटिविटी, उस इंटर्न बच्चों में नेगेटिविटी, ये देख देख के जो सीख रहा है ना बच्चा, उसके अंदर सारा नेगेटिव मन में भरा हुआ है और नेगेटिविटी के साथ में आगे की जो उसकी स्पीड है वो स्पीड 200 की जगह 20 पे आ चुकी है, हमारी स्पीड 20 की जगह 5 पे आ चुकी है। तो हमारी स्पीड और उनकी स्पीड का मिसमैच जो है आज हम कम से कम एक 15-20 साल 25 साल पीछे जा चुके हैं। तो ये जो हम जो पीछे हट हो रही है हमारी, इसको रोक के हम आगे बढ़ने के लिए जैसा सतीश भाई ने कहा वैसे ही अगर हम सोचें और नकारात्मकता हमारे परिवार में, घर में, बच्चों के मन में और समाज में से हटाए तो हमारी युवा पीढ़ी एक बहुत सक्षम और अच्छी युवा पीढ़ी। थोड़ी सी बात कोरोना की करना चाहूंगा। इससे मिलता जुलता एक प्रश्न आता है कि इस समय में युवा पीढ़ी जो होती है कि हर समय में वो अपने पालकों से, समाज से एक विद्रोही प्रवृत्ति, उनके रिबेलियस टेंडेंसीज होती हैं और वो इनसे स्वतंत्रता चाहती, फ्रीडम चाहती है। और बड़ों का ये कहना होता है कि फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता होता है, न कि स्वच्छंदता। इन दोनों में आप कैसे भेद करके समझेंगे? बहुत अच्छा विचार है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, स्वतंत्रता को अगर डिफाइन करें तो फ्रीडम तो हर एक के पास में, आपके पास में फ्रीडम है, हर एक युवा के पास में फ्रीडम दिया हुआ है कि आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कितनी बजे जाएंगे, कितने बजे आएंगे, आप क्या क्या करने वाले हैं, सारी चीज आप अपने मन से भी करते हैं पर परिवार के परिवेश में करते हैं जहाँ पे आपकी चर्चा होती है, मैं सुबह से शाम तक ये करूंगा, शाम को ये करके इतने बजे वापस आऊंगा, क्योंकि हम नियमों के दायरों में बंधे हुए हैं और नियमों के दायरे अगर नहीं होंगे तो हम 125 करोड़ आदमी 125 दिशाओं में भटकते हैं।
ये दिशाहीनता न आए, इसीलिए हमें स्वतंत्रता जरूरी है पर स्वच्छंदता नहीं। स्वच्छंदता को अगर मैं इजी भाषा में डिफाइन करने की कोशिश करूं तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप ऐसे कपड़े पहने जिसमें आपको बुरा ना लगे और लोगों को भी बुरा ना लगे। अगर छोटे कपड़े पहन के आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको ऑकवर्ड फील होगा, लोगों को ऑकवर्ड फील होगा। और कहाँ आप जा रहे हैं, आप समाज के परिवेश में जा रहे हैं, आप मंदिर में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, गुरुद्वारे में जा रहे हैं, वहां छोटे छोटे से कपड़े पहन के जाएंगे तो शायद वो आपकी स्वच्छंदता होगी, वो स्वतंत्रता नहीं होगी। तो स्वतंत्रता और स्वच्छंदता का फर्क हमारी युवा पीढ़ी अगर समझ जाए तो शायद ये जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं ये विद्रोह ना होके एक स्वतंत्रता के साथ में, भल मानसता के साथ में, अच्छे विचारों के साथ में अच्छी तरह से वो कर सकते हैं, जिसके लिए न रोक रुकाव होगा, न रोक टोक होगी, न कोई बोलेगा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि हम अपने एक नियमों के दायरे में बने हुए हैं और नियमों के दायरे में सामाजिक परिवेश के अंदर बड़े हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से हम एक सामाजिक प्राणी हैं तो उसको एक समाज के कुछ नियम होंगे, वो नियमों को हमको पालन करना जरूरी है। और उसके बीच में जैसे आपने कहा कि समाज भी उतनी स्वतंत्रता देता है और पालक भी देता है। मित्रों, जैसा डॉक्टर राजीव जी कह रहे हैं कि अगर ये युवा जो हमारा ऊर्जावान है, इतना उत्साही है, अगर ये अपनी सही दिशा में अपनी ऊर्जा लगाए तो ये पूरे विश्व को पलटने की शक्ति रखता है। इस वर्ष की थीम भी यही है, यूथ एंगेजमेंट और ग्लोबल एक्शन, कि अगर इन्हें हम समुचित रूप से सही मार्गदर्शन दें तो ये एक बहुत सशक्त ऊर्जा का रूप ले सकती है। और जैसा डॉक्टर राजीव जी कह रहे हैं कि हम बड़ा गर्व करते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है, तो इस समय इनकी ऊर्जा, एनर्जी को एक सही दिशा में ले जाने की जरूरत है और इसीलिए हमें डॉक्टर राजीव जी जैसे मार्गदर्शकों की जरूरत है। सर, अब मैं विषय को थोड़ा पलटा रहा हूँ और वर्तमान परिवेश की तरफ लाना चाहता हूँ कि कोरोना महामारी, लॉकडाउन चल रहा है। इस समय में काफी युवाओं के, लगभग समाज के हर घटकों पर, विशेषकर युवाओं के मन में काफी आशंकाएं और नकारात्मकता आई है दो चीजों के लिए। एक तो कहीं मैं से संक्रमित कोई पॉजिटिव नहीं हो जाओ, एक बीमारी कर रहा, लेकिन उससे ज्यादा कि जहाँ पर जो लोग सर्विस कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, उनमें कटौती हुई है, कईयों के वेतन में कटौती हुई है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप हमारे युवाओं को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, कोरोना महामारी ने पूरे जग को व्याप्त किया है और इसके कारण हम सब जो हैं ये कहीं तो भी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली या तो डरे सहमे हुए हैं या घबराए हुए हैं या कहीं ना कहीं हम फंसे हुए हैं जहां हमें जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, हम जो करना चाहते थे वो कर नहीं पा रहे हैं। हमारी सोच में, हमारी प्लानिंग के अंदर हमने जो इस महीने, अगले महीने, इस साल, अगले साल जो प्लान करके रखा हुआ था उसमें कम से कम 4 महीने 6 महीने पीछे आ चुके हैं। आप लोगों ने सबने नोवा की कहानी सुनी होगी। नोवा की कहानी में पूरी दुनिया का अंत होता है। नोवा एक अपना एक बड़ा सारा जहाज लेकर आता है और उसमें जितने लोग आ सकते हैं उतने सब आ जाते हैं और नए जग का निर्माण होता है। मेरे युवा मित्रों, ये याद रखिए, कोरोना ये अंत नहीं है। कोरोना एक बीमारी है जो कुछ महीने, कुछ हफ्ते, कुछ साल, 1-2 साल चल पाएगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। इसमें ना हमारा किसी का अंत होना है और न ही किसी को कुछ उससे अफेक्शन होना है। सिर्फ इतना है कि हमारी स्पीड स्लो डाउन हो गई है, हम जो करना चाहते थे वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम एक दायरे में सीमित हो गए हैं, एक छत के अंदर हमें बंधा रहना जरूरी हो गया है। हम बाहर जा भी रहे हैं तो हमारा काम कम हो चुका है या काम ही नहीं है हमारे पास। हमारी इकोनॉमिक परिस्थिति बहुत वीक हो चुकी है। हम कम से कम 20 से 25 साल पीछे जा चुके हैं। जो हम 4 महीने पहले इंडिया, देश विदेश और सबके परिवेश में सोचते थे, आज हम कम से कम 20-25 साल पीछे जा चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया का अंत हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा अंत हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कल का सूरज देखने को ही नहीं मिलने वाला। ये याद रखिए, कल का सूरज उगता जरूर है, पर हम किस परिस्थिति में उसे देखते हैं, हम किस मनोदिशा में उसे देखते हैं, वो मनोदिशा हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस कोरोना के साथ में हमारी मनोदशा को हमें चिंता में से हटा के नॉर्मल लाना है, क्योंकि चिंता से चिता आती है, अनुस्वार हटाया तो चिता आई, और हमें चिता में नहीं जाना है, ना चिंता में जाना है। हम क्या करें? साइंटिफिकली डिफाइन हो चुका है, साइंटिफिकली डिफाइन हो चुका है। अपने आप को बचाना कैसे? अगर आपने अपने आप को उस तरीके से बचा लिया तो आपको कोरोना नहीं होगा, ये 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं। पर हमारा समाज जो है, हमारी युवा पीढ़ी जो है, ये अट्टहास कर रही है,
कोई कहता है कि मुझे तो गली में खेलने जाना है, कोई कहता है मुझे तो काम पे जाना जरूरी है, कोई कहता है अरे होगा यार कोरोना, बूढ़े लोगों को होता है, मुझे बुजुर्गों को होता है, मुझे तो नहीं होगा। तो ये अट्टहास जो है ये गलत अट्टहास। ध्यान रखिए, बीमारी बोल के नहीं आती, सोच के नहीं आती। अमीर और गरीब का इसमें कोई अंतर नहीं है। इस बीमारी को ये कोरोना नहीं पहचानता है कि इसे ना लगाऊं और उसे लगाऊं। ये न्यूबॉर्न बेबी से लेके तो 100 साल के बुजुर्ग तक किसी को भी हो सकती है। किसी जमाने में जब शुरुआत हुई थी 4 महीने पहले, तब कहा जाता था कि सिर्फ बुजुर्गों में होती है, ये बीमारियां सब में हो रही है। तो आप ऐसा अट्टहास ना करें जो आपके जान पे बनाए, आपके जान को लाले पड़ जाए, ऐसा काम मत करिए। अपने लिमिट में रहिए, लिमिट में अपने दोस्तों रखिए, और ये ध्यान रखिए कि जो नियम है कोरोना के, वो नियम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे तो बीमारी नहीं आएगी और बीमारी से हटेंगे जरूर। न्यू नॉर्मल कहते हैं इसे। न्यू नॉर्मल में हमें मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, कॉफ एटिकेट्स फॉलो करना, शेक हैंड नहीं करके नमस्कार चमत्कार करना, दूर से हाथ रखना, हाथ साबुन से धोना, आंख नाक मुंह में हाथ ना लगाना, और अगर साबुन पानी अवेलेबल ना हो तो सैनिटाइजर का उपयोग करना। ये सारे नियम अगर आपने फॉलो कर लिए तो आपको सर मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको कि इस विषय पे बहुत चर्चा हो गई है, हमारे दर्शक भली भांति बात को जानते हैं। मेरा जो मुख्य प्रश्न आपसे था ये था कि अब जिस परिवेश में हमारा युवा रह रहा है, उस परिवेश में जब उसे अपनी नौकरी की, रोजगार की चिंता खाई जा रही है, उस विषय में आप उन्हें क्या सलाह देंगे? चलिए, आपको मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर कि हमें मुझे संत तुकाराम के 2 शब्द याद आते हैं, अंतर्निष्ठ के तरले बहिर्निष्ठ ते बुड़ाले। हम अंदर से अपने आप को पक्का करें और बाहर का किसी का अनुकरण करने की कोशिश ना करें, कॉपी करने की कोशिश ना करें। मैं सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। हम आज तक हमारी पढ़ाई को, अपने आप को कहीं ना कहीं नौकरी पेशा रूप में देखते थे कि किसी के साथ अंडर में काम करूंगा और मैं ये करूंगा वो करूंगा, मैं सॉफ्टवेयर बनाऊंगा तो किसी कंपनी में जाके काम करूंगा, मैं कुछ मशीन बनाऊंगा तो उस कंपनी में काम करूंगा। तो हमारे मन में जो विचार थे, कुछ एक लोगों में विचार थे कि मैं खुद का कुछ करूं, पर बाकी 90% पॉपुलेशन में ये सोचती कि मैं अच्छा पढ़ूंगा, अच्छा बनूंगा, बाकी विदेश जाऊंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा, यहाँ नौकरी करूंगा, वहां नौकरी करूंगा। अब आज के परिस्थिति में हमें स्वयं सक्षम होना है, स्वयं के अंदर में वो चीज लानी है कि हाँ, मेरी पढ़ाई मेरे खुद के काम की है, मैं खुद में बलवान और कार्यवान बनना चाहता हूँ, मैं वो कार्य करना चाहता हूँ जो मुझे करते आएगा। मेरी पढ़ाई अब मैं मेरे काम में लगाऊंगा, मैं किसी के अंडर में काम करने के बजाय मेरे किसी के साथ काम करूंगा, और मेरे साथ में मेरे मित्रों की, मेरे साथ में काम करने वालों की, जिनको जरूरत है वो, और मैं जिनकी जरूरत बन पाऊं उन्हें साथ में लेकर एक कड़ी बनाकर काम करने की कोशिश करूंगा, ना कि किसी के अंडर में काम करूंगा। ये कड़ी जैसे ही बनेगी, उनका खुद का विकास होगा, साथ वालों का विकास होगा, और देश का विकास तो पक्का ही होगा। इतनी बात तो पक्का है। स्वामी विवेकानंद कह गए हैं, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्नी निबोधतम। युवा पीढ़ी उठो, जागो, और किसी के मार्गदर्शन के साथ में बहुत अच्छा काम करो। किसी का मार्गदर्शन ये बहुत जरूरी है। उठो और काम पे लगो, ये 2 चीजें जरूरी है। तो खुद का काम करना सीखो, उठो, जागो और काम पे लगो, और किसी के मार्गदर्शन के साथ में अच्छा काम करो, लोगों को साथ में जोड़ो, देश अपने आप बलवान बनेगा, इसकी गारंटी है। मित्रों, यहाँ ये बात बताना जरूरी है, जैसा डॉक्टर राजीव जी कह रहे हैं कि विवेकानंद जी ने भी कहा था कि आप कर्मनिष्ठ बनिए, निष्क्रिय होकर मत बैठिए, और जहाँ मार्गदर्शन की बात है तो आप कौन सी दिशा में जा रहे हैं उस दिशा को चुनिए, और अगर किसी सही व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलता है तो वो आपकी एनर्जी न केवल आपके लिए, समाज के लिए, बल्कि देश के लिए हितकारी होगी। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भले पूरे विश्व मनाया जाता है, लेकिन हर एक देश के अपने अपने युवा दिवस होते हैं, और चूंकि डॉक्टर राजीव जी का उल्लेख किया कि हमारे देश का युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राजीव जी, चूंकि हम अभी चर्चा के अंतिम मोड़ पर है, तो संक्षेप में आप हमारे युवा दर्शकों को या पालकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज की युवा पीढ़ी ये एक पिलर है कल का। एक ईंट से एक ईंट जब बनती है तभी दीवार खड़ी होती है, और इस दीवार को सक्षम बनाने के लिए, दीवार में ताकत लाने के लिए, दीवार को आगे बढ़ाने के लिए, इस दीवार से पिलर और पोस्ट खड़ा करने के लिए हमें हर व्यक्ति में वो भगवान देखना होगा जो वो खुद में देखना चाहता है।
तो युवा पीढ़ी को अपने आप में अपनी सक्षमता को पहचानना है, खुद के ऊपर एक बलवान और विश्वास रखना है, और इसके साथ में ये जरूर सोचना है कि मैं अकेला होशियार नहीं हूँ, मेरे सारे मित्र जो हैं वो भी होशियार हैं, और हम साथ में मिलकर, समाज को साथ में लेकर, मेरे माता पिता को साथ में लेकर, परिवार को साथ में लेकर, गांव को साथ में लेकर इस देश का, अपने देश का, भारत देश का, भारत माता का विकास जरूर करें। एक कहावत है कि किसी भूखे को रोटी देने के बजाय उस भूखे को काम करना सिखा दीजिए, वो रोटी अपने आप कमा ले। इस विचार में हमें समाज के हर सदस्य को, हर दमके के सदस्य को मदद करनी है और उसे आगे बढ़ाना है। हमने मदद का हाथ आगे बढ़ाया और देश कैसे आगे स्पीड में बढ़ेगा देखिए। हमें किसी और प्रदेश की ओर, किसी और देश की ओर, किसी देश के साथ में, किसी देश के अंडर में काम करने की जरूरत नहीं है। किसी देश के साथ में हम डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप कंट्री में बदल जाएंगे और हमें वो मौका मिलेगा जो हम खुद करना चाहते हैं। एक जमाने में अपने देश को सोने की चिड़िया का देश कहा जाता था। मेरे युवा मित्रों, अब वो मौका वापस आया है। अगले 20, 25, 30 साल हमारा देश 50%, ऑलमोस्ट 65 से 70 करोड़ युवा यहाँ पर हैं, और आप इस देश में वो बदलाव ला सकते हैं जिसे हम फिर से हमारे देश को सोने की चिड़िया का देश कहें। और इतना कहकर मैं मेरे शब्दों को विराम देना चाहूंगा। निश्चित तौर से मित्रों, जहाँ डॉक्टर राजीव जी हमसे कह रहे हैं कि युवाओं को पहले तो अपने अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं इस समाज का एक महत्वपूर्ण घटक हूँ और मैं कुछ करने की क्षमता रखता हूँ, लेकिन साथ में ये अहम भी नहीं होना चाहिए कि मैं ही सब कुछ हूँ, बल्कि इन्होंने कहा कि हाथ से हाथ मिलाकर, ईंट से ईंट जुड़ाकर हमें मकान बनाना है, पिलर टू पोस्ट बनाना है। तो हमें सबके साथ सहकार्य, टीम वर्क भी जरूरी है। साथ ही जहाँ इन्होंने हमारी अतीत की याद दिलाई कि हम सोने की चिड़िया थे, वहीं भविष्य के प्रति आशान्वित भी किया कि अगर इसी शक्ति और ऊर्जा को हमने सही दिशा में लगाया तो वह दूर नहीं, जिसका हम सपना देखते हैं कि भारत विकासशील देश से विकसित देश होगा और इस जगत का धर्मगुरु और यहाँ का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा। डॉक्टर राजीव जी, आपसे चर्चा करने में बहुत मजा आ रही है। बहुत सारे मुद्दे जिनसे आपसे मार्गदर्शन चाहिए था, जो कि समय की मर्यादा, इसलिए आपसे विदा का समय हो गया। और दर्शकों, इस आश्वासन के साथ आप विदा ले रहे हैं कि अगले हफ्ते एक नए विशेषज्ञ के साथ एक नए विषय पर चर्चा होगी। और डॉक्टर राजीव जी, अब आपसे विदा का समय हो गया। आपके इस बहुत ही रोचक और सरल मार्गदर्शन के लिए हम हृदय से आपका आभारी हैं। धन्यवाद, नमस्कार।